नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग शुरू किए थे हिंदी व्याकरण, जिसमें से पहला पार्ट हम लोग का खत्म हो गया था। दूसरा पार्ट शुरू हुआ था वर्ण विचार, जिसमें वर्ण विचार में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, जिसमें स्वर वर्ण खत्म हो गया है। अब पढ़ रहे हैं हम लोग व्यंजन वर्ण, जिसमें व्यंजन वर्ण भी हम बता दिए थे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। अब हम लोग को जानना है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा आपको याद दिला देते हैं कि व्यंजन वर्ण में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की या फिर कहें हम स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या बोल देंगे, व्यंजन वर्ण। अब हम लोग को पढ़ना था व्यंजन वर्ण के भेद, वो भी किसके आधार पे, तो उच्चारण के आधार पे, जिसमें हमने लिखवा दिया था कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो होता है तीन प्रकार का होता है। व्यंजन वर्ण तीन प्रकार का, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने बताया था इसके बारे में। तो आज हम इन पांचों टॉपिक्स के बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे, जानेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, चलिए आ जाइए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग का हेडिंग है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये रहा है आपका स्पर्श व्यंजन। चलिए, स्पर्श, पहले इन शब्दों को जानते हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श का क्या मतलब होता है सर, तो स्पर्श का मतलब होता है छूना। छूना, छूना यानी कि टच करना। TOUCH, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। टच करना, टच मतलब छूना। जैसे कहते हैं ना, टच स्क्रीन, मोबाइल टच करने पे ही चलना शुरू कर देता है। पहले आता था कीपैड बटन वाला, ठीक है। तो टच यानी कि स्पर्श का मतलब छूना। अब हम लोग परिभाषा बनाएंगे, इसका क्या बनेगा। पहला तो यहाँ व्यंजन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि व्यंजन क्या होता है। पिछले वीडियो में बता दिया हमने। व्यंजन का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें स्पर्श नहीं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या होता है, हमने एक एग्जांपल के माध्यम से बताया था आपको। क ऐसे हमने लिखा था, क का अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं ए क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्या छुपा रहता है, अ छुपा रहता है। ऐसे क लिख दिए आधा, फिर अ लिख देते हैं। इसी अ के लिए ए यहाँ पे लगता है। समझ में आ रहा है। तो एक तरह से हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब क को बोलने के लिए हमको अ की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना अ बोले हम क नहीं बोल पाएंगे। अब बोल के ट्राई कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। लिखेंगे जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बात आप बिना तालु जीभ में जाए तो बोल के देखिए, तो बिना ओठ सटे थोड़ा प बोलिएगा, प म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हम मिस कर रहे हैं, आप बिना तालु में जीभ जाए आपका च नहीं बोल पाएंगे। च, छ, ज ऐसे बोलते हैं। और तो बोलना होगा तो आपका जीभ जो है दांत में सटेगा। त, थ, द, ध, न हो रहा है ना। तो हाँ, आप सही ट्राई कर रहे हो। हाँ। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे जीभ जो है मुख के विभिन्न भागों को छूता है। क बोलने पे कंठ के पास से आवाज आता है, कंठ के पास घर्षण होता है। एक इसका ये परिभाषा होता है कि व्यंजन वर्ण का ये परिभाषा होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु का मतलब हवा जो निकलेगा अंदर से, वो रुकावट बन के निकलेगा। मतलब कहीं ज्यादा घर्षण होगा, क बोलेंगे कंठ पे होगा, ठीक है। च बोल दिया तो तालु पे जाएगा। इस तरीके से हवा का, वायु का प्रेशर देखकर भी इसका परिभाषा बनता है, जो कि थोड़ा सा
याद करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे हम बढ़िया तरीके से इसको एक अच्छे ट्रिक के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। जीभ हमारा अगर किसी भाग को छू रहा है तो उन व्यंजनों को हम बोल देंगे क्या चीज, वो है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती हो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नोट में लिख लेते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे आधा क ख, ऐसे करते करते हम पूरा लिखते लिखते आप जाएंगे म तक। क से म तक आप ऐसे भी अनुमान लगा लीजिए। पहले लाइन में क से अंग तक 5, दूसरा लाइन में च से यहाँ तक 10, फिर ट से ड़ तक 15, त से न तक 20, प से म तक 25। तो आपका 25 क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद से आपको बताते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो इसको भी नाम के माध्यम से थोड़ा सा हिंट कर लेंगे हम अपने दिमाग में टिक के हिसाब से। अंतः मतलब कह देंगे अंदर, यानी भीतर। इसको कहते हैं भीतर, स्थ मतलब स्थित। ठीक है, स्थित। इस तरह से आसान हो जाता है परिभाषा बनाना। तो नाम में ही परिभाषा छुपा होता है, तो नाम को अगर बढ़िया से आप समझ लेते हो तो परिभाषा उसका बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो अंतस्थ का मतलब होता है अंदर स्थित, मतलब अंदर की तरफ। तो हम कहेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा जीभ मुख के किसी भी भाग को न छुए और हवा जो है भीतर से आए, अंदर से आए। हवा कहाँ से आए, वायु भीतर की तरफ से आए। मतलब इसको बोलने में थोड़ा सा अंदर से हवा आए, मतलब ये हो गया कि आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, बल लगाना पड़ रहा है अंदर की तरफ से, यानी पेट से हवा आए, जिसको बोल सकते हो। जैसे सिंगर लोग अक्सर किसी ऊंचे सुर को लगाते हैं तो बड़ी धैर्य के साथ अंदर से हवा साध करके तब उसको बोलते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी भाग को न छुए और हवा भीतर से आए। ठीक है, लिखते हैं जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारा जीभ मुख के किसी भी भाग को न छुए और वायु भीतर से आए, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या, यहाँ इधर पर लिख देता हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा। इनकी संख्या इनकी संख्या 4 होती है। जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका य, र, ल, व, ये सब आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन। बस इसमें इतना याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और यहाँ पे वो दे रखे हमने य, र, ल, व, य, र, ल, व। थोड़ा सा इसको जब बोलेंगे ना तो पेट से आप, इस पे प्रेशर पड़ेगा, पेट पे, तो इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसमें इतना ध्यान रखना है। बाकी साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब क्या होता है, इसको जानते हैं। उष्म का मतलब होता है गर्म। उष्म का मतलब होता है गर्म। आप लोगों ने कभी ना कभी गांव में सुना होगा कि गर्मी के समय में कि आज तो बहुत उमस है। उमस मतलब गर्म। ठीक है, तो आप वहां से भी दिमाग लगा सकते हो। तो उष्म का मतलब गर्म, यानी कि सर गर्म। तो यहाँ पे कैसी परिभाषा बनेगा, तो बनेगा हम कहेंगे जिन व्यंजनों को बोलते समय जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से गर्म हवाएं
मुख से गर्म हवाएं बाहर निकलती हैं, उन्हें उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से गर्म हवाएं बाहर निकलती हैं, उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे आपका हो जाएगा श, श, स और अंतिम ह। ये 4 व्यंजन है जो आपके क्या है, उष्ण व्यंजन है। आप इनको बोल के ट्राई कर सकते हो, बोल के चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि कैसे जो है ई गर्म हवा देता है। जैसे आप बोलेंगे श। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे बताना हमको, इन तीनों श के बारे में। श और एक यहाँ पे लिख देता हूँ श और एक यहाँ पे लिख देता हूँ श। इसको हम लोग बोलते हैं तालव्य श। इसको क्या बोलते हैं, तालव्य। इसको बोलते हैं मूर्धन्य श। इसको बोलते हैं दंत श। अब यहाँ पे आप सोचिए कैसे उच्चारण करना है। देखो, जब हम इस स का उच्चारण करेंगे ना, तो जीभ को तालू के पास लेके जाना है। तालू मतलब जीभ आपका ऊपर की तरफ जाएगा। श ऐसे बोलेंगे। इस स का जब हम उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ मूर्धा के पास, मूर्धा का मतलब जिसमें आपका दांत फंसा हुआ है, यानी मसूड़ा, वहां पे लेके जाएंगे। श ठीक है। इस स का जब उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ दांत के पास जाना चाहिए, दांत में सटा होना चाहिए। स ठीक है। और इस तरह से बोल बोल के आप हाथ को सामने रख के चेक कर सकते हो कि मुख से गर्म हवा निकल रही है या फिर नहीं निकल रही है। सब में निकलेगा श, स। तीनों का साउंड, तीनों का ध्वनि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक अंतिम इसमें है ह बोल के आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है। तो आप जांचिए, परखिए और समझ के पढ़िए। ठीक है। तो जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से गर्म हवाएं निकलती है, उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी भाग को न छुए और हवा भीतर से हवा आए, मतलब उसको बोलने में थोड़ा सा बल लगे, पेट से थोड़ा बल लगे, उसको बोल देंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। तो इस तरह से हमारा उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद समाप्त हो गया। अब हम लोग को जानना है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए जान लेते हैं, इसको भी नोट करिए फटाक से। अब हमें जानना है संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। दोनों एक ही साथ बता देते हैं ताकि आपका समय भी बचेगा और बढ़िया से तुलना करके जब पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा, याद भी रहेगा। संयुक्त का मतलब होता है मिलना। संयुक्त का मतलब होता है मिलना, यानी योग। युक्त मतलब होता है युक्त मतलब मिलकर। ठीक है, योग करके। ठीक है, योग मतलब जुड़कर। हम लिखेंगे जब दो व्यंजनों, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन बनता है, तब उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन बनता है, तब उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहीं से लिखना शुरू कर रहा हूँ, धाड़ यहाँ लिखा हूँ। जैसे क आधा, श आधा और अ मिलाएंगे तो बनेगा छ। ठीक है। तो आधा, र पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम र से जब आधा, र से अ निकालेंगे तो इसको भी आधा कर देंगे। ठीक है, पूरा तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपका त्र। फिर आपका बनेगा ज य प्लस अ, बन जाएगा आपका ज्ञ। ठीक है। फिर आपका ये वाला श आ जाएगा आधा, र आ जाएगा और यहाँ पे और जोड़ लेते हैं अ, तो बन जाएगा आपका श्र। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा द, य और अ, बन जाएगा आपका ऐसा वाला द, जैसे विद्यालय वगैरह लिखते समय बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इधर जितना भी ये वाला आया है, ये वाला पार्ट,
दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए इनको हम बोल देंगे क्या चीज, संयुक्त व्यंजन है। तो आसान है, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों को मिला करके एक नया व्यंजन बनता है, तब उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। चलिए जानते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हैं, कोई शब्द आपको दे दिया गया, जैसे कक्षा, ठीक है, हमने दे दिया, और एक शब्द दे दिया पात्र, फिर हमने दे दिया एक ज्ञान, फिर हमने दे दिया सबक, ऐसे हमने एक आपको क्या दे दिया, शब्द दे दिया, 4 शब्द। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन किस शब्द में नहीं है, इस तरह से सवाल आ सकता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ पे छ दिख रहा है सर, इसमें तो है, ज्ञा दिख रहा है, इसमें भी है, त्र दिख रहा है, इस शब्द में भी है, लेकिन इस वाले शब्द में जो है हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं दिख रहा है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन में अगर है इस तरह से तो सही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। ऐसा सवाल आएगा कि किस शब्द में संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है, या फिर ये भी दे सकता है किस शब्द में संयुक्त व्यंजन है, तो 3 में नहीं रहेगा, 1 में रहेगा। तो यहाँ पे इसको आपको समझ के रखना है। चलिए अगला जानते हैं, द्वित्व। द्वित्व का मतलब होता है एक ही जैसे दो। तो मतलब ये हुआ, परिभाषा लिख रहे हैं, जब कोई व्यंजन अपने जैसे ही व्यंजन से मिलकर एक नया व्यंजन बनाता है, तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं जब कोई व्यंजन अपने जैसे व्यंजन से मिलकर, जैसे हमने लिखा आधा क, पूरा क लिख देते हैं और नहीं निकालेंगे तो ऐसे बनेगा ये क, ठीक है। हमने लिखा आधा च और पूरा च, ऐसे बनेगा च। आधा न लिख दिया हमने, पूरा न लिख दिया, ऐसे बनेगा न। हमने लिखा आधा ड, पूरा ड, कैसे बनेगा, पहले वाला आधा रहेगा, इसके बाद वाला ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, और भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका द्वित्व व्यंजन, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया द्वित्व व्यंजन। अब यहाँ पे इसका शब्द भी बता दीजिए सर। चलिए बता देते हैं। जैसे हमने लिख दिया चक्कर, याद आ रहा है, अच्छा। हमने लिख दिया बच्चा लिख दिया, अच्छा। फिर हमने लिख दिया चन्ना लिख दिया। फिर हमने लिख दिया लड्डू, ओ भाई साहब लड्डू लिख दिया हमने। तो ये जितना भी शब्द है, और भी आप लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे आदि, खत्म। तो यहाँ पे भी आपसे सवाल बन सकता है कि बताइए निम्नलिखित में किस शब्द में जो है द्वित्व व्यंजन है। तो एक ही जैसा व्यंजन आपको दिख गया तो द्वित्व व्यंजन है, अलग अलग से मिलकर के बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो देख करके बहुत ही मजा आया होगा। और यहाँ पे हमारा दूसरा चैप्टर, जो दूसरा लेसन है, समाप्त होता है। बाकी हम बात करेंगे तीसरे लेसन में, या फिर जो भी बातें इसमें छूट गई होगी उसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।